बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 फरवरी 2024 जुमे का दिन है। गुज़श्ता रोज़ 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनकाद हुआ और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में कोई भी नई सियासी हुकूमत पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी। कतई नज़र इस बात के कि कौन आएगा, किस पार्टी से उसकी वाबस्तगी होगी, चंद चीज़ें बड़ी तवज्जो तलब हैं। पाकिस्तान 75 सालों से सियासत को भी देख चुका, डिक्टेटरशिप को भी देख चुका। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुका, लेकिन किसी ने तालीम, सेहत और मुआशी तरक्की की तरफ कोई जामिया मनसूबाबंदी के साथ कदम नहीं बढ़ाया। सामीन कराम, रूस दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा कि 2 चीन रूस में समा सकते हैं, 2 अमेरिका रूस में समा सकते हैं, 5 भारत रूस में समा सकते हैं और 21 पाकिस्तान जैसे मुल्क रूस में समा सकते हैं। ये 8400 के करीब एटम बम रखता है। 40% गैस यूरोप को रूस से जाती है। इसके बावजूद रूस ने जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो महज 10 साल के अरसे में वो इस कदर मुआशी इन्हतात का, मुआशी जवाल का शिकार हुआ कि इस मुआशी दिवालियापन ने उसे अफ़गान मुजाहिदीन या उस वक़्त अपनी सूरत हाल के आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। उस जंग को जारी नहीं रख सका। ये वही सूरत हाल है जब इंग्लैंड दूसरी जंग अजीम के बाद इस कदर मुआशी दिवालियापन का शिकार हुआ कि वो बर्रे सगीर पे अपना तसल्लुत कायम रख ही नहीं सकता था, तो कब वो बर्रे सगीर की तकसीम पर तैयार हो गया। सामीन कराम, याद रखिएगा कि मईशत रीढ़ की हड्डी है, आपके दिफा के लिए भी और आपकी तरक्की के लिए भी। 1980 और 1990 की दिहाई में तुर्की की कैफियत भी पाकिस्तान जैसी थी। तुर्की भी बहुत ज़्यादा मुआशी पसमानदगी का शिकार था और उसका लीरा, जो तुर्की की करेंसी है, वो अगर हम पंजाबी ज़ुबान में कहें तो लीरो लीर हो चुका था। अब सिचुएशन ये है कि तुर्की स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर रहा है। बावजूद इसके कि आपको ये सुन के हैरत होगी कि तुर्की में भी आज भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, बम धमाके होते हैं, टारगेट किलिंग होती है। तुर्की में भी उसी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, जैसे पाकिस्तान में टीटीपी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मुसल्लह कार्रवाइयों और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इसके बावजूद तुर्की तरक्की कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब 1990 में उन्होंने अपना एक मुआशी निज़ाम और अपना एक नया उन्होंने रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया, तो उसमें क्या किया उन्होंने? एक तो अपनी तालीम पे बहुत तवज्जो दी। उन्होंने बेहतरीन तालीम के लिए जो कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने की। हमारी तरह तालीम का बजट महज असातिज़ा की तनख्वाहों, स्कूल के माली, चौकीदार, गार्ड, स्वीपर, खाकरोब, इन लोगों को देने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्रोडक्टिविटी लेने के लिए उन्होंने निसाब पे भी तवज्जो दी, इम्तिहानात पे भी तवज्जो दी और देखा कि हम क्या कौन सी तालीम है जो दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अपने तलबा को फ़राहम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो मुआशी मनसूबाबंदी की, उसमें उन्होंने अपने सरमायाकारों को, उन्होंने अपने बेहतरीन बैंकर्स को और अपने कारोबारी तबके को ऑन बोर्ड किया। टैक्स कैसे लगना है, बैंक का इंटरेस्ट रेट जिस पे कर्ज मिलने हैं वो कितना होगा, और मुआशी तौर पे हुकूमत आपके लिए कौन सी सहूलियात पैदा कर सकती है। ये हैं वो स्टेप्स जिनकी वजह से तुर्की ने तरक्की की। उसके बाद तुर्की को रजब तैयब उर्दगान की सूरत में एक ऐसा लीडर मिला। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। रजब तैयब उर्दगान एक गैर मुल्की दौरे पे थे, उनके कान में तकलीफ़ हुई, वो चाहते वहाँ डॉक्टर को दिखा सकते थे। उन्होंने कुछ तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, दौरे को मुख्तसर किया और वापस तुर्की तशरीफ़ ले आए। अपनी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हॉस्पिटल में वो दाखिल हुए। डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और उनको दवाई दे के चंद रोज़ आराम का मशवरा दिया। इस दौरान एक बड़ी ही अहम मीटिंग थी जिसमें सदर भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, आर्मी चीफ भी थे। उन्होंने हॉस्पिटल से डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद वो गए, उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और वापस आके हॉस्पिटल में उन्होंने अपना वो जो 2-4 दिन का क़याम था वो मुकम्मल किया। इस दौरान भी उस शख्स ने 2 बुक्स पढ़ी, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी। जब वो हॉस्पिटल से फारिग हुए तो उन्होंने हॉस्पिटल का बिल अपनी जेब से दिया और जाके अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। ये एहसास है। तुर्की ने सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप तरक्की की तरफ जो उठाया, उन्होंने अपनी आवाम में एक एहसास पैदा किया कानून की हुक्मरानी का, बाहमी इत्तेहाद, यगानगत, यकजहती का।
ईमान, इत्तेहाद, तंजीम सिर्फ हमारा नारा था और नारा ही रह गया। हमें ज़रूरत है इस वक्त, चाहे कोई भी सियासी जमात आए, चाहे वो कोई भी सियासी नज़रिया रखती हो, वो कहीं से किसी भी तबका फ़िक्र के वोट लेके आए, आखिरकार वोट तो उन्होंने पाकिस्तानियों के ही लिए हैं, हुक्मरानी भी उन्होंने पाकिस्तानियों पे ही करनी है। खा किसी के ऊपर हम 100 बहतान तराशी लगाते रहें, जो भी करते रहें हम, लेकिन जो पाकिस्तान का हुक्मरान है, इंशाल्लाह तबारक व तआला, वो कोई भी हो, वो पाकिस्तान से सच्चा, ईमानदार और मुखलिस होगा। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। यहाँ पे जो भी कोई इस मुल्क के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, ये हिस्ट्री रही है और आइंदा भी आप देखिएगा कि वो निशान इबरत बन जाएगा। 75 सालों से सियासत बहुत हो गई, बहुत से रंग देख लिए हमने। अब खुदारा इस मुल्क को तरक्की के लिए एक नया मुआशी ढांचा दें। यहाँ तालीम के लिए जो मुमकिन कोशिश आप अपने दौर में कर सकते हैं वो करें। सेहत की जो सहूलियात आप दे सकते हैं मत दें। दवाई मुफ्त अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कम से कम जिन डॉक्टर्स को आपने मुलाजिम रखा है सरकार का, उनको पाबंद तो कर सकते हैं कि वो जितना सरकारी हॉस्पिटल का टाइम है उतना टाइम वो हॉस्पिटल में मौजूद रहें। जो ऑपरेशन थिएटर्स हॉस्पिटल में मरीज़ों के ऑपरेशंस के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे वो सर्जन्स ऑपरेशन करें। दवाई तो किसी ना किसी सूरत मरीज़ खुद भी जाके ले आएगा, लेकिन 5,000 रुपया डॉक्टर की फ़ीस देने के बाद, 4-4, 6-6 घंटे इंतज़ार के बाद, 20 मील का सफ़र करके किसी देहात से आए हुए किसी मरीज़ को चेक करवाना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल अमल है। खुदारा इन चीज़ों को ख़त्म करें। सरकारी इदारों में जितना कंप्यूटराइज सिस्टम और जितना बेहतरीन निज़ाम इंस्टॉल होता जाएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम होती जाएगी, इंशाल्लाह तबारक व तआला करप्शन भी उसी तरह दर्जा ब दर्जा नीचे आती जाएगी। आपको याद होगा माजी करीब में 25-25, 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया रजिस्ट्री की फ़र्द के लिए दिया जाता था, और आज रजिस्ट्री की फ़र्द नहायत मुनासिब पैसों में लैंड रिकॉर्ड सेंटर से मिल जाती है। ये उस टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसने हमें उस करप्शन से हमारी जान छुड़ाई है। बहुत से बेहतर इक़दामात सामने आने वाले हैं। नादरा की सूरत में कार्ड्स बनने शुरू हो गए, पासपोर्ट कंप्यूटराइज हो गए, बहुत सारी कवाहतों से हमारी जान छूटती रही। हमारे फॉर्म, रजिस्ट्रेशंस, सर्टिफिकेट्स, सब कुछ बहुत अच्छा इस टेक्नोलॉजी ने संभाल लिया। हुकूमत को थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। एक मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर रेलवे, पता नहीं ये बात सच है या अज़राए मजाक किसी ने की, कि पाकिस्तान के वज़ीर रेलवे दौरे पे गए अफ़गानिस्तान में। उस वक़्त अफ़गानिस्तान में रेल का निज़ाम नहीं होता था, तो बड़ी हैरत से उन्होंने वहाँ पे जब देखा कि वहाँ अफ़गानिस्तान का एक रेलवे का मिनिस्टर है, तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तो रेलवे नहीं है, तो यहाँ पे रेलवे के मिनिस्टर का क्या काम है। तो उसने आगे से तंज़न कहा कि पाकिस्तान में भी तो कानून नहीं है, तो फिर वहाँ पे वज़ीर कानून का क्या काम है। आज अफ़गानिस्तान का रेलवे सिस्टम पाकिस्तान से कई दर्जा बेहतर है। और अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो ईरान, भारत और चाइना के रेलवे सिस्टम के साथ, वहाँ के रेल के निज़ाम के साथ हम अपना मुकाबला ही नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस तरह की सहूलियात भी दे सकेंगे। नई हुकूमत के पास चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शंस हुए हैं, मैंडेट आया है, जो भी हुकूमत बने अगले 5 साल में एक मुआशी ढांचे को तरतीब दे। पाकिस्तान इंशाल्लाह तबारक व तआला अपनी इफरादी कुव्वत के बलबूते पे कानून की हुक्मरानी और इंशाल्लाह एक मजबूत सियासी व मुआशी और इक्तसादी निज़ाम की बदौलत इंशाल्लाह पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो सकता है। कारोबारी तबका और सरमायाकार पाकिस्तान के मुआशरे में रीढ़ की हड्डी हैं। FBR हमारा बड़ा बेहतरीन इदारा है, लेकिन इसको खुदारा डराने धमकाने के लिए कारोबारी तबके को इस्तेमाल ना करें। इसमें रिश्वत सतानी पर कंट्रोल करें। टैक्स नेट बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन जब कारोबारी तबका ग्रो करेगा। इसी तरह बैंक का निज़ाम 22-23% पे आप काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट को ले गए। शरह सूद कहाँ जा रही है? जब बैंक अपना मार्जिन, इंश्योरेंस और सब कुछ ऐड करता है तो कर्ज जिस शरह सूद पे मिलता है वो 30% के करीब जा पड़ती है। कौन सरमायाकार है जो 30% पे कर्ज लेके कोई फैक्ट्री या कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाएगा? उसका तो असल ज़र भी डूब जाएगा। खुदारा इस सूद से जान छुड़वाएं, इस शरह को नीचे लेके आएँ और पाकिस्तान के मुआशी पहिए को चलने दें। उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्द पाकिस्तान एक बेहतर तरक्की की राह पे गामजन होगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।